हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं शिल्पी पब्लिकेशन का सॉल्व बुक है, जिसमें पीजीटी के लिए सारे क्वेश्चन है, ये जो कि पीजीटी के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले हम लोग 48 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे 49 से। और जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा और पूरा पॉइंट वाइज अच्छे से समझ के ही पढ़िएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ये 49 क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर एराइंस, ठीक है। एराइंस या फिर इसी को एरीन बोलेंगे, ठीक। तो ये कह रहा है कि एरीन्स के बारे में 4 ऑप्शन में से कौन सा नॉट करेक्ट है, मतलब इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर स्टेबिलिटीज। तो वो जो एरीन्स होता है, एरीन्स लाइक बेंजीन होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि इस तरह से बनता है। तो ये इस तरह से हम लोग बना लेंगे, जैसे कि ये इस तरह से, ठीक। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये इसी को हम बेंजीन या फिर एराइन भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ ओके। सो ये बोल रहा है ग्रेटर स्टेबिलिटीज, तो ये सही कह रहा है। ये बहुत ही स्टेबल होता है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होता है, तो ये बहुत ही स्टेबल होता है, ठीक है। एंड सेकेंड ऑप्शन है रिजोनेंस। तो रिजोनेंस अभी जो वर्ड हम यूज किए हैं डिलोकलाइजेशन होता है, यही इसी को बोलते हैं रिजोनेंस। कैसे? ये डबल बॉन्ड को हम इस तरह ब्रेक करेंगे, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा। हम इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये निगेटिव पॉजिटिव मिलके यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। एंड इसको ब्रेक करेंगे तो ये बॉन्ड जो है इधर आ जाएगा। एंड ऐसे ऐसे इसका होता है। सपोज यदि मैं दूसरा बनाना चाहूँ तो जैसे यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड यहाँ है, तो यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आएगा तो ये यहाँ और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये बॉन्ड का रिजोनेंस हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उसी को बोलते हैं रिजोनेंस, ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन इसमें बोल रहा है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, सही होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ही तो मूव करते हैं, इसको हम जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहाँ निगेटिव आया, ये निगेटिव फिर यहाँ अभी बोले हैं कि ये निगेटिव फिर से इधर आता है, ठीक है। तो ये फिर ये बॉन्ड टूटता है, फिर इधर जाएगा, फिर मतलब डी जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है पूरे बेंजीन रिंग में, ठीक। तो ये बात सही ही है। तो मतलब कि हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन सही है। तो बट इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसको बोलेंगे फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये बोल रहा है कि जो एरीन है यानी कि जो बेंजीन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है, बट ऐसा नहीं होता है। वैसे कि फोर्स देखिए इस तरह से भले ही करवा दिया जाता है, बट होता नहीं है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच होता है और ये जो बॉन्ड डिलोकलाइजेशन होता है इसी में ये स्टेबल होता है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइजेशन होता है तो इसमें स्टेबल होता है। एक्स्ट्रा अगर इसमें इसका बॉन्ड ब्रेक करते हैं तभी तो, अगर यदि हम इसे ब्रेक करेंगे तब कोई भी ग्रुप इसमें ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे। बट जब इसको ब्रेक कर देंगे तो उतना स्टेबल नहीं बचता है जितना ये ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये अपने में ही स्टेबल रहता है, इसे ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यदि हम एडिशन करेंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रॉन्ग है फोर्थ ऑप्शन, जो कि यही पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट कायरल कार्बन एटम। ये क्या बोल रहा है कि नॉट कायरल कार्बन एटम। इसमें सारे कार्बन मतलब सारे ऑप्शन में कायरल है, बट एक ऑप्शन ऐसा जिसमें कायरल नहीं है। तो कायरल का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे, बट थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसा कार्बन होगा जिसके जो ग्रुप लगे होंगे सारे ग्रुप डिफरेंट लगेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे Cl लगेगा, यहाँ पे ब्रोमीन लगेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन या कोई और भी ग्रुप लगा देंगे। यहाँ भी ग्रुप चेंज है, यहाँ पे ग्रुप चेंज, कोई भी ग्रुप चेंज कर सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट जो है ये है कि चारों ग्रुप जो रहेंगे वो डिफरेंट रहना चाहिए। बाय द वे यहाँ पे ब्रोमीन ना होता है, हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, तो चारों डिफरेंट ही नहीं है, ये दोनों तो सेम हो जा रहे हैं, तो ये कायरल नहीं होता। बट प्रेजेंट टाइम में ये देखो चारों डिफरेंट है तो ये कायरल कार्बन है। बस हमें
यही देखना है कि किस में नहीं है। इसमें तो पूछा है कि नहीं है, नॉट कायरल कार्बन, किस में कायरल कार्बन नहीं है। तो इसमें देखेंगे जहाँ पे देखिए यहाँ क्लोरीन लगा है, बट यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन लगा है, इधर देखिए दूसरा ग्रुप लगा है। तो ये जो हाइड्रोजन लगा है इस तरह से, एंड इधर क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इधर जो ग्रुप लगे हैं सपोज आर है, तो इस तरह से। तो देखिए ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, बट ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो इस वजह से ये कायरल नहीं होगा। तो ये पूछा क्या है कि कौन सा कायरल नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, फर्स्ट ही कायरल नहीं है। यदि हम सेकंड देखें तो सेकंड में देखिए ये कायरल नहीं है, यहाँ पे देखिए ब्रोमीन है, तो यहाँ से यदि हम चेक करें तो यहाँ पे भी देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो 2 ग्रुप सेम है, तो ये भी कायरल नहीं होगा। बट हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, इधर क्लोरीन कर देंगे। अगर इसको हम नीचे कर दें हाइड्रोजन को, इस वाले को, तो ये क्लोरीन हाइड्रोजन इधर का देखिए इतना पूरा चेंज ही है ग्रुप, और इस कार्बन का इधर देखेंगे तो इधर भी चेंज है, ये भी देखिए कायरल कार्बन है। एंड इसका देखेंगे तो ये भी देखिए वही है, हाइड्रोजन क्लोरीन, इधर देखिए एसिड लगा, इधर दूसरा ग्रुप, मतलब ये भी कायरल है। एंड इधर देखिए कायरल है ही, ठीक है। तो इसमें जो पूछ रहा था नॉट कायरल, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्या बोल रहा है, इसमें देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाई। ये कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन है, जो कि हिंदी में रासायनिक बलगतिकी शायद बोलते हैं, हाँ रासायनिक बलगतिकी बोलते हैं। तो केमिकल काइनेटिक का है, तो इसको देखिए एक फार्मूला है जो कि इसमें देखिए दिया ही है। ये फार्मूला है ln K2/K1 इक्वल टू EA/R एंड 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। ये फार्मूला है, या फार्मूला यदि आपको याद है तब आप ये सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। बाकी देखिए सारे में ये बोल रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये ऐसा मतलब ये रॉन्ग है आपका फर्स्ट। सेकेंड बोल रहा है इवेल्युएटिंग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। ये कह रहा है कि ये वेलोसिटी और डिफरेंट टेम्परेचर होता है, जबकि इसमें वेलोसिटी तो रहता ही नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी जो जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें तो रहता ही नहीं है, ये देखिए इसमें कहीं नहीं है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। ये कह रहा है कि ये इवेल्युएट करता है, बताता है क्या चीज़, रेट कांस्टेंट। सही बात है, रेट कांस्टेंट को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 रेट कांस्टेंट रहता है K1 K2, तो ये तो फार्मूला जो है तो K2 ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये रेट कांस्टेंट को बताता है, और क्या एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, 2 डिफरेंट टेम्परेचर को भी बताता है, जो कि सही बात है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, फोर्थ नन है तो कुछ होगा ही नहीं। एंड नेक्स्ट देखेंगे एस्पायरिन एंड स्टाइलेटेड प्रोडक्ट ऑफ। ये बोल रहा है एस्पायरिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले भी अभी 2021 में भी पेपर जो हुआ था उसमें भी पूछा था, इससे क्वेश्चन आता ही रहता है, 2 क्वेश्चन पूछता है इसके बेस, एक एस्पायरिन एंड एक आता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ठीक है। एक ही से बनता है, एक ही जो ग्रुप रहते हैं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। इसमें देखिए ये एस्पायरिन स्ट्रक्चर होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो कौन सा स्ट्रक्चर है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये है इस तरह से होता है, बेंजोइक जो बोल रहा है बेंजीन रहेगा, एंड एसिड बोल रहा है एसिड, और आर्थो बोल रहा है, आर्थो जो पोजीशन होता है वही होता है। तो आर्थो पे हाइड्रोक्सी बोल रहा है, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये आपका यही स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा, तभी आप लगा पाएंगे। तो देखिए ये है, बट यहीं पे जो बोलता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, तो यहाँ पे हट के CH3 ऐड हो जाता है, ठीक है, COCH3, तो उस तरह उसे बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, तैयार रहे, आपको वो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्सिल आयन, कि कौन सा ऐसा है जो थोड़ा वीक न्यूक्लियोफाइल देगा, ठीक है। तो इसमें देखिए मेथिल एसीटेट, इसमें
वीक, ये देखिए पहले तो ये जो हाइड्रोक्सिल आयन बोल रहा है इसका मतलब है OH निगेटिव, ठीक। और OH निगेटिव जो रहता है वो न्यूक्लियोफाइल के तरीके अटैक करता है। तो ये कह रहा है न्यूक्लियोफाइल के तरीके जो OH आयन रहेगा इसमें से कौन सा है जिसमें रेजिस्टेंट होगा, मतलब कम होगा। तो देखिए इसमें सबसे कम किसमें होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर नहीं होगा। तो इसमें तो है मेथिल एसीटेट। कैसे रहता है ये देखिए, हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ये कट है CH3 COOCH3, ये मेथिल एसीटेट है। तो ये बोल रहा है OH निगेटिव किसमें रेजिस्टेंट रहेगा, तो इसमें तो तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे डिफिशिएंट सेंटर है तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड ये सेकंड बोल रहा है, कहाँ गया सेकंड, देखिए डाई मेथिल ईथर बोल रहा है, ठीक है। डाई मेथिल ईथर यानी कि इस तरह से। तो इसमें देखिए यदि हम OH निगेटिव करेंगे तो ये तो इस तरह से कोई है ही नहीं बहुत अच्छा जो डिफिशिएंट सेंटर हो वहाँ अटैक करे, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। हाँ, यदि यहाँ पे HI दिया होता तो ये दोनों बॉन्ड टूट के इस तरह से H+ जो है यहाँ पे जाके ऐड हो जाता, तो यहाँ से इस तरह से लिविंग ग्रुप ये बन जाता, ठीक है। बट ऐसा है नहीं कोई। तो ये ऑप्शन जो है यही रेजिस्टेंट जो बोल रहा है यहाँ पे, रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक, मतलब कि थोड़ा सा बाधा कौन मतलब कम दे रहा है, इस तरह से बोल सकते हैं कौन न्यूक्लियोफिलिक अटैक कम करेगा, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। जो एसीटोनाइट्राइल है इसमें 3 बॉन्ड रहते हैं, तो इसमें भी OH निगेटिव जो रहेगा आसानी से अटैक करता है। एंड एसिटामाइड जो है इसमें भी CH3CONH2 रहता है, तो इसमें भी जो CO ग्रुप है वहाँ पे भी आराम से ये अटैक करता है। तो सबसे कम जो अटैक करेगा वो सेकंड ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे। सो नेक्स्ट आपका है 45 क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, विच कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर इम्प्योरिटी इन पिग आयरन, ठीक है। ये बोल रहा है कि पिग आयरन में एक मेजर इम्प्योरिटी रहता है, वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, ठीक है। तो जो पिग आयरन होते हैं उसमें कोई भी एनिमल हो या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। जो इसमें क्या होता है, जो पिग आयरन होता है उसमें ग्रेफाइड और कार्बन पाया जाता है, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि जो कार्बन होता है उसका कार्बन और ग्रेफाइड में ग्रेफाइड का कार्बन का ज़्यादा मात्रा होता है, ठीक है। बट यहाँ पे कार्बन का ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद देखिए इसमें ग्रेफाइड दिया है, तो ये हमारा जो इसमें ये याद करने वाला है वैसे बेसिकली। बट ये चीज़ तो है कि पिग आयरन में कार्बन एंड ग्रेफाइड रहता है, तो उसमें कार्बन ऑप्शन तो है नहीं, ग्रेफाइड हमारा फोर्थ ऑप्शन ग्रेफाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है विच विल इम्पोर्ट कलर टू एन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें कह रहा है कि कौन सा चारों में से कौन सा है जो कलर एक्वस में कलर अपना कलर देगा, ठीक है। कलर कौन सा ये है जो कलरफुल है। और ये देखिए ये कापर है, इसमें स्मॉल u रहता है, मतलब कि इस तरह से कापर प्लस ऐसे है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कलरफुल है, कौन सा कलर देगा, ठीक है। तो हमें कलर कौन सा देगा इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है। ये पॉइंट है इसके लिए कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही कलरफुल होगा, ठीक है, वो कलर देगा। तो हम कैसे देखेंगे, तो हमें पहले ये सारे देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, D ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो हमें ये सब याद रहना चाहिए कि ये कौन सा, इसका एटॉमिक नंबर क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि पता है तभी हम जान पाएंगे। और इस बात पे मैं ये बोलना चाहूँगी, जो लोग नहीं जानते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, तो मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में वीडियो है, आई थिंक BSc में है। बट मैं BSc भले पढ़ाती हूँ और वो PGT लेवल का ही पढ़ाती हूँ लगभग, ठीक है। उसमें सारा बता देती हूँ कि हाँ वो सारा PGT लेवल का ही रहता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग देख सकते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। बट हम ये अभी सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। तो इसमें देखेंगे जो टाइटेनियम है इसका होता है 22। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये आ जाता है 3D 2 and 4s2,
ठीक है, इतना आता है किसका, टाइटेनियम 4 का। तो इसमें देखिए जो 4 है इसका मतलब 4+ है, इसका मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा। तो इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन है ही, यहाँ से भी 2 निकला, यहाँ से 2 निकला, तब हो जाएगा कितना, 4। तो यहाँ कितना बचेगा, डी में दिखाएंगे कि 0 है, डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। इसका मेंशन करने का मतलब है कि इतना इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। तो इसका देखेंगे, इसका होता है D10 एंड 4s2। तो इसमें होता है D10 एंड 4s2। तो इसमें से 2 निकालेंगे तो ये निकल गया, D10 हो गया, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वही कलर देगा, ठीक है। तो इसमें भी नहीं है, ये अनपेयर्ड है ये, और ये भी सॉरी क्या बोल रहे हैं, मतलब कि ये देखिए पूरा पूरा पेयर्ड है। कैसे जानेंगे पेयर्ड है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आता है, पूरा पूरा 10 है, तो इसमें कोई अनपेयर्ड है ही नहीं, ये पेयर्ड है तो ये कलर नहीं देगा। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, D0 है तो ये भी कलर नहीं देगा। थर्ड देखेंगे, तो थर्ड में क्रोमियम का होता है, एक मिनट, 3D5 एंड 4s1। ये देखिए क्यों होता है, इसको भी मैंने पढ़ाया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये यहाँ पे D4 होता है, एक्चुअल में D4 एंड 4s2 होता है, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि ये 5 में ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे D5 हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस 5 में से निकाल देंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसको जब हम इसमें फिल करते हैं इस तरह से 1 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो इसी का यही जो है एक इलेक्ट्रॉन है, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये मतलब कि ये कह रहा है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। और इसमें देखिए D9 4s2 होता है, तो इसमें भी D10 ही आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसमें 1 प्लस लगा है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये D10 रहेगा, यानी कि इसमें भी कलर नहीं देगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन डाइबोरेन। तो आपको पहले डाइबोरेन का फार्मूला पता होना चाहिए और उसका स्ट्रक्चर। तो डाइबोरेन जो रहता है इस तरह से बनता है, देखिए ये आपका डाइबोरेन का फार्मूला है, एंड इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे, और स्ट्रक्चर से ही निकलता है। तो यहाँ पे इस बोरान को देखेंगे तो इसमें देखिए 4 बॉन्ड लगा है, यही आपका स्टेरिक नंबर होता है। यदि आपको नहीं पता, मैंने इसको भी बताया बहुत बेहतरीन तरीके से, स्ट्रक्चर को जो पीरियोडिक मॉडल रहता है उसको दिखाकर ही बताया है, ठीक है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका स्टेरिक नंबर 4 है, 1 2 3 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका sp3। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है ये, तो आपका है यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन में, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन में है आपका sp3, तो इसका डाइबोरेन का हाइब्रिडाइजेशन आपका ऑप्शन सेकंड सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्योरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन इज नोन एज। ये देखिए ये एक प्रोसेस होता है एल्युमिनियम को प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है जब एल्युमिनियम को प्योरीफाई करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये हूप्स प्रोसेस रहता है, जो कि यहाँ पे देखिए ए लिखा है, ए नहीं रहेगा, HOOPE रहेगा, ठीक है। ये हूप्स प्रोसेस बोलते हैं, तो इसको आप याद करने वाली है, आप याद कर लीजिएगा। दूसरा क्या कह रहा है आगे, वेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ। ये बोल रहा है कि एक इसमें से कौन सा एक बहुत अच्छा मेटल बनाता है। तो सेकंड ऑप्शन है जो कि अच्छा बनाता है, जो ये कापर और प्लस टिन, ये कापर है, ये इसको एशियन को टिन बोलते हैं। ये दोनों मिलके जो कि एक मेटल बनाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में कांस, कुछ लोग कांस से बोलते हैं, कुछ लोग कांसा बोलते हैं, ठीक है। और इसे इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोलते हैं। जो ब्रॉन्ज मेटल का वैसे काफ़ी चीज़ें बनती हैं, पहनने के लिए भी बनता है, सो उसी को इससे बनता किससे, कापर और टिन से, ठीक है। सो इसको भी देख लिए आप। नेक्स्ट देखेंगे, विच शो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन
इसमें ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को शो करता है। तो ये भी याद करने वाली चीज़ें हैं। कौन सा शो करेगा? आपका ग्रेफाइट। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल इज। ये देखिए भ्रमित करने वाला क्वेश्चन। ये इसका नाम क्या है? लेड पेंसिल, यानी कि लेड को ऐसे शीशा रहता है, ठीक है, शीशा रहता है, उस शीशे से ये कह रहा है कि शीशा पेंसिल, कह रहा है कि जो शीशा पेंसिल बना रहता है उसमें शीशा कितना मिलाया हुआ रहता है। आप सोचेंगे कि अगर शीशा का बना हुआ है तो वो शीशा तो पूरा शीशा ही रहेगा, बट ऐसा नहीं है। इसमें केवल इसका नेम ही है लेड पेंसिल, बट इसमें लेड कोई नहीं रहता। ठीक है, तो इस वजह से इसमें देखेंगे कि इसे 80, 10, 5 उसमें तो है ही नहीं, कोई लेड नहीं रहता, कोई शीशा नहीं रहता। तो कौन सा हमारा सही होगा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इसे लेड पेंसिल आपका ग्रेफाइट एंड एक होता है क्ले मिट्टी, जो बच्चे खेलते हैं, या फिर और भी कोई भी फ्लावर या फिर कुछ भी बना सकते हैं। मिट्टी थोड़ा मिट्टी टाइप रहता है, गीला गीला सा, तो वो होता है क्ले मिट्टी, और ग्रेफाइट से मिलकर वो बनता है। ठीक है, सो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा फोर्थ। एंड नेक्स्ट है 61 एंड लास्ट, इन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज। ये है आपका थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच का जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आता है। कैसे आता है पॉजिटिव? क्योंकि जो डेल्टा एच एंडोथर्मिक में निकालते हैं ना, तो डेल्टा एच इक्वल टू एंडोथर्मिक के लिए होता है डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। ठीक है, इस तरह होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसका इस तरह से बनता है, ऐसे करके इस तरह से। तो इसमें क्या होता है ना, ये पार्ट प्रोडक्ट का रहता है, तो इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा होता है। सपोज मान लिए 5 है, क्या होता है? प्रोडक्ट जो होता है ज़्यादा होता है, और जो रिएक्टेंट होता है वो कम होता है। ठीक है, तो वो कम होता है। तो यहाँ पे जो कम होगा, सपोज ये 5 माने हैं, तो इसको हम और कम ही लेंगे, 4 ले लें, 3 ले लें, 2 ले लें, 1 ले लें, थोड़ा इससे तो कम रहेगा ही। सपोज हम 3 ले लेते हैं, तो इधर कितना बचा? 2। तो यहाँ पे किस में आया है? ये पॉजिटिव में आया है ना, ये वाला डेल्टा एच। तो इसमें क्या बोल रहा है कि डेल्टा एच का वैल्यू एंडोथर्मिक में कितना, मतलब साइन क्या होता है? तो पॉजिटिव होता है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। जो लोग को थोड़ा बहुत डाउट है, प्लीज़ आप फिर से देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड और बढ़ा लीजिएगा। बट वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड में भी शेयर करिएगा, और देखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।